नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम आधुनिक इतिहास की सबसे दुखद और प्रभावशाली घटनाओं में से एक राजकुमारी डायना की मृत्यु की गहराई में जाएंगे। 1997 की वो रात जिसने एक ग्लोबल आइकॉन को छीनकर पूरी दुनिया को सन्न कर दिया था। इस चर्चा में हम ऐतिहासिक तथ्यों और आज तक गूंजने वाली अफवाहों के बीच का अंतर समझेंगे और देखेंगे कि आज का मीडिया उनकी विरासत को कैसे पेश करता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इस पूरे विश्लेषण में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले पेरिस दुर्घटना की टाइमलाइन, फिर जनता का वो अभूतपूर्व दुख और शाही परिवार का संकट। उसके बाद हम आधिकारिक जांच रिपोर्टों पर नजर डालेंगे, उन थ्योरीज की बात करेंगे जो कभी खत्म नहीं हुई, और अंत में देखेंगे कि आज के मॉडर्न ड्रामा इस पूरी कहानी को कैसे आकार दे रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, द फेटल पेरिस क्रैश, यानी वो भयंकर दुर्घटना जिसने ब्रिटिश राजशाही को हमेशा के लिए बदल दिया। 31 अगस्त 1997 ये वो तारीख है जिसे भूलना नामुमकिन सा है। घटनाओं का क्रम बहुत ही तेजी से और बेहद क्रूरता से आगे बढ़ा। आधी रात के ठीक बाद पेरिस के पोंडी ल अल्मा टनल में वो भयानक कार एक्सीडेंट हुआ। सुबह होते होते अस्पताल में डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर ली थी, लेकिन दुर्भाग्य से वे सफल नहीं हो सके। और फिर उसी शाम तक एक ऐसे ग्लोबल आइकॉन का पार्थिव शरीर रॉयल स्टैंडर्ड में लिपटा हुआ RAF नॉर्थहोल्ट वापस आ चुका था। मतलब सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि किसी को भी यकीन ही नहीं हो रहा था कि असल में हुआ क्या है। इसके बाद आता है हमारा दूसरा भाग, पब्लिक ग्रीफ एंड रॉयल क्राइसिस। दुर्घटना के तुरंत बाद एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने सदियों पुरानी शाही परंपराओं को सीधे तौर पर चुनौती दी। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचिए, 10 लाख। केंसिंगटन पैलेस के बाहर 10 लाख से ज्यादा फूलों के गुलदस्ते रखे गए थे। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस गहरे भावनात्मक जुड़ाव का एक बेहद कच्चा और बेकाबू प्रदर्शन था जो आम जनता अपनी पीपल्स प्रिंसेस के साथ महसूस करती थी। ये शोक का एक ऐसा स्तर था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। और ये दुख सिर्फ ब्रिटेन तक ही सीमित नहीं था। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में लगभग 2.5 अरब लोगों ने, जी हाँ 2.5 अरब लोगों ने 44 अलग अलग भाषाओं में उनके अंतिम संस्कार का लाइव प्रसारण देखा। इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर एक साथ पूरी दुनिया का शोक मनाना शायद ही कभी देखा गया हो। अब इस अपार दुख ने ब्रिटिश राजशाही के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। एक तरफ राजशाही के वो सख्त नियम थे, जैसे कि रॉयल स्टैंडर्ड को कभी आधा नहीं झुकाया जाता और शाही परिवार को सार्वजनिक रूप से अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जनता और टैबलॉइड मीडिया साफ साफ मांग कर रहे थे कि महारानी सार्वजनिक रूप से बोलें और अपना शोक जाहिर करें। ये एक सीधा टकराव था जिसने राजशाही को अपनी सदियों पुरानी कठोर छवि बदलने पर मजबूर कर दिया। इस त्रासदी का जो मनोवैज्ञानिक असर था ना, वो वाकई अंदर तक हिला देने वाला था। अंतिम संस्कार के बाद के सिर्फ 4 हफ्तों में इंग्लैंड और वेल्स में आत्महत्या की दर में 17% का बड़ा उछाल आया। इसे मनोवैज्ञानिकों ने आइडेंटिफिकेशन इफेक्ट का नाम दिया। इस एक दुखद घटना ने भावनाओं को हमेशा छिपाकर रखने वाले उस पारंपरिक ब्रिटिश रवैये को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। इस राष्ट्रीय शोक के बाद जो सबसे जरूरी सवाल था वो ये कि उस रात असल में हुआ क्या था। यही हमारा तीसरा विषय है, ऑफिशियल इंक्वेस्ट्स एंड फाइंडिंग्स। सच्चाई तक पहुंचने और उठते हुए अनगिनत सवालों को शांत करने के लिए कानूनी जांच की एक बहुत लंबी प्रक्रिया चली। सबसे पहले 1999 में फ्रांसीसी आपराधिक जांच शुरू हुई। इसके बाद 2004 से 2006 तक ब्रिटेन का वो बहुचर्चित ऑपरेशन पैजेट चला, जिस पर करोड़ों रुपए खर्च हुए। और अंततः 2008 में ब्रिटिश इंक्वेस्ट का अंतिम फैसला आया। इन सब का एक ही मकसद था, हर एक अफवाह को वैज्ञानिक और कानूनी कसौटी पर कसना। इन सभी आधिकारिक जांचों के निष्कर्ष बिल्कुल साफ थे। 2008 की जूरी ने स्पष्ट रूप से इसे गैर कानूनी हत्या यानी अनलॉफुल किलिंग करार दिया। ये दुर्घटना ड्राइवर हेनरी पॉल की घोर लापरवाही का नतीजा थी, जो उस वक्त काफी नशे में थे और गाड़ी बहुत तेज चला रहे थे। इसके साथ ही उनका पीछा कर रहे पापराजी ने भी इस दुर्घटना में बड़ा योगदान दिया। और एक सबसे दुखद बात, अगर उस वक्त सीट बेल्ट पहनी होती तो शायद चोटें इतनी जानलेवा साबित नहीं होती। लेकिन आधिकारिक रिपोर्टों के इतने स्पष्ट होने के बावजूद कहानी यहां खत्म नहीं हुई। आइए बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, इंड्यूरिंग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। जब हम जनता के बीच फैले दावों की तुलना आधिकारिक जांच के नतीजों से करते हैं तो सच्चाई काफी अलग नजर आती है। जैसे, क्या दुर्घटना के पीछे MI6 का हाथ था? ऑपरेशन पैजेट को किसी भी खुफिया एजेंसी की साजिश का कोई सबूत नहीं मिला। क्या वो रहस्यमयी सफेद फिएट ऊनो कार किसी साजिश का हिस्सा थी?
जवाब है नहीं। ड्राइवर दुर्घटना के बाद मौके से जरूर भागा था, लेकिन वो किसी बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा नहीं था। और उस गर्भावस्था को छिपाने वाली अफवाह का क्या? फोरेंसिक ब्लड टेस्ट में ऐसा कोई हार्मोन नहीं मिला जो इस बात को सच साबित करे। हम यहाँ किसी की तरफदारी नहीं कर रहे हैं, बस ये देख रहे हैं कि जब इन थियरीज को विज्ञान और कानून की कसौटी पर परखा गया तो ये पूरी तरह से बेबुनियाद निकली। फिर भी इन वैकल्पिक थ्योरीज का जादू आज भी कम नहीं हुआ है। जरा इस पर गौर करें। अभी हाल ही में 2025 में यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड साइंसेज में डॉक्टर एलन जे सलेरियन का एक एकेडमिक पेपर छपा। उन्होंने बकायदा गणितीय संभावनाओं का इस्तेमाल करते हुए दावा किया कि 99.9% चांस है कि गर्भावस्था की बात सच थी, और उन्होंने इसे एक इंटेलिजेंट होमिसाइड यानी सोची समझी हत्या का नाम दिया। ये बात साफ तौर पर दिखाती है कि आधिकारिक जांच बंद होने के दशकों बाद भी ऐसे नए दावे जनता की जिज्ञासा को लगातार हवा देते रहते हैं। दशकों बीत चुके हैं, लेकिन यह ऐतिहासिक घटना आज भी हमारे समाज में गहराई से मौजूद है, जो हमें हमारे आखिरी विषय पर लाता है, मॉडर्न ड्रामास एंड लेगेसी। आजकल द क्राउन जैसे मॉडर्न ड्रामा इस कहानी को एक बिल्कुल नए और प्रतीकात्मक तरीके से पेश करते हैं। पेस्ट मैगजीन ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से समझाया है, जहां उन्होंने डायना को एक फाइनल गर्ल के रूप में दिखाया है। मतलब एक ऐसी नायिका जो आजादी के लिए लड़ती है और अपनी जिंदगी की कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में लेती है। सच कहें तो यही वो छवि है जो आज के दौर के दर्शकों को सबसे ज्यादा बांध कर रखती है। लेकिन यहाँ हमें वास्तविक इतिहास और इन नाटकीय कहानियों के बीच के एक बहुत बड़े अंतर को समझना होगा। असली ऐतिहासिक सच्चाई बहुत उलझी हुई थी, जिसमें लंबी चौड़ी कानूनी जांचें थीं, इंसानी कमजोरियां थीं और बेहद सख्त संवैधानिक प्रोटोकॉल थे। वहीं दूसरी तरफ ये टेलीविजन ड्रामा बहुत ही चुनिंदा कहानियां दिखाते हैं। इनमें अकेलेपन का दर्द है, राजघराने को विलन के रूप में दिखाया गया है और एक साफ सुथरा हीरो उभर कर सामने आता है। इतिहास को पर्दे पर किस तरह अपने हिसाब से ढाला जाता है, ये उसका एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण है। और इसी बात से हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आ जाते हैं। आधिकारिक जांच को बंद हुए दशकों बीत चुके हैं, तो क्या अब टेलीविजन और फिल्मों की ये कहानियां ही ये तय करेंगी कि आने वाली पीढ़ियां डायना को कैसे याद रखेंगी? क्या ये प्रतीकात्मक और नाटकीय कहानियां असल ऐतिहासिक तथ्यों पर हमेशा के लिए भारी पड़ जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।